नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। और देखिए, बड़ी खबर सीतामढ़ी से सामने आ रही है, जहां पर स्कूलों में छुट्टी को लेकर के विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। बता दें कि यह जो सीतामढ़ी का इलाका है मुस्लिम बहुल इलाका है और ऐसे में शुक्रवार को छुट्टी देने की मांग की जा रही है। हालांकि पहले से अगर बात करें तो ये शुक्रवार से छुट्टी चली आ रही थी, लेकिन विवाद तब हुआ जब नई हेडमास्टर आई और कहा कि शुक्रवार नहीं, हम रविवार को ही छुट्टी देंगे। तो खबर सीतामढ़ी से है, जहां के सरकारी स्कूल में साप्ताहिक छुट्टी को लेकर फिर से नया विवाद खड़ा हो गया है। एक बार फिर से यहां शुक्रवार को स्कूल बंद रखने और रविवार को खोलने की मांग तेज हो गई है। मामला पुपरी प्रखंड के उत्क्रमित उच्चतम माध्यमिक विद्यालय आवापुर का है। पिछले एक हफ्ते से यहां स्कूल में साप्ताहिक छुट्टी को लेकर विवाद चल रहा है। शुक्रवार को स्कूल खोले जाने के विरोध में मुस्लिम समुदाय के बच्चों ने यहां स्कूल आने से इनकार कर दिया है। बच्चे और उनके अभिभावक शुक्रवार को स्कूल बंद रखने और रविवार को खोलने की मांग पर अड़े हैं। यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल है और पूर्व में नियमों के खिलाफ यहां शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही थी, लेकिन विद्यालय में आई नई हेडमास्टर ने विभाग के नियमों का हवाला दिया और कहा कि शुक्रवार को स्कूल खोलने और रविवार को बंद रखने का आदेश दिया, जिसको लेकर यहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बवाल कर दिया और आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद बीईओ ने अभिभावकों से परीक्षा तक बच्चों को शुक्रवार को भेजने की अपील की है। ज्ञान में यह मांग जाए और उसे वह पूरा हो सके। क्या मामला था, क्यों ये लोग नहीं आ रहे थे? नहीं आ रहे थे कि हाई स्कूल के लिए मामला आया था कि शुक्रवार को खुला रखना है और रविवार को बंद रखना है। वह मिडिल स्कूल और मदरसा के लिए नहीं था, लेकिन चूंकि सभी एक ही कैंपस में हैं तो यहाँ के अभिभावकगण बच्चों को किसी मदरसा, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल किसी में भी नहीं आने दे रहे थे। इन लोगों के द्वारा जो मांग है उनको हम वरीय अधिकारियों तक सूचना देंगे, सूचित करेंगे कि रविवार को बंदी कर दिया जुमा को, और जुमा को खोल दिया, ओपन कर दिया। तो ये उर्दू कब से पहले से भी चलते आ रहा है। ये मैडम आई है और अपने सूचना पंजी में अपना ये चिट्ठी बना करके अपने माध्यम से ये छुट्टी को बंद कर रही है। ये जुमा को ओपन कर दिया और शनिवार रविवार को छुट्टी क्लोज कर दिया है। ये मामला तो कर्मी के लिए आया ना, लेकिन यहाँ मध्य विद्यालय के बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं स्कूल? हम लोग इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि इसी के माध्यम से हमारी वो ताकत है बच्चा। अगर हम बच्चे को भेजते हैं तो फिर आगे कोई हम लोग का सुनेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग अपने बच्चों को रोक दिए कि ताकि हम लोग की मदद मिलेगा। अब मिडिल में नहीं जाएंगे तो बीओ मैडम आएगी या डीओ आएंगे, डीओ सर आएंगे या डीएम आएंगे। हम लोग इसलिए बच्चे को रोक दिए ताकि हमारा बच्चा नहीं जाएगा, नहीं खुलेगा, नहीं वहाँ जाएंगे। तो हम लोग ठीक है, एग्जाम बार बच्चे को आने देंगे, उसके बाद फिर हम लोग हड़ताल करेंगे। अगर हम लोग की बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग रास्ता घेरेंगे, स्कूल में ताला मारेंगे। रूबी मैडम यहाँ आई, आने के बाद अपना सिस्टम शुरू कर दी कि भाई जुमा को छुट्टी ख़त्म, जुमा को जो है पढ़ाई होगा और संडे को छुट्टी रहेगा। न जो मेंबर है इसके हाई स्कूल के, उससे न पूछना ना आँचना, और डीओ साहब को चिट्ठी लिख के क्या दिए वो तो वही जानते होंगे। उसके बाद डीओ साहब ये निकाल दिए कि भाई जुमा पढ़ाई होगा और संडे छुट्टी रहेगा। तो किसी से पूछना नहीं हुआ, जो मेंबर है उससे भी नहीं पूछा, कि शिक्षा समिति के मेंबर सब है उनसे भी नहीं पूछा, कोई लफ्ज़ नहीं। हम उनको बोले कि ऐसा क्यों मैडम की है, तो हम नहीं जानते आपको, जाइए यहाँ से। तो हम यहाँ से चले गए घर। आप मेंबर आपको बोले कि जाइए? हाँ, हमको भी बोले यहाँ से जाइए। और देखिए, नेपाल हिंसा के बाद से कई जो कैदी है वो जेल से फरार हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि हजारों जो कैदी हैं उनके फरार होने की खबर है। और कुछ ऐसे कैदी भी हैं जो अब भारत में प्रवेश कर चुके हैं, जिनको अब पकड़ा भी सीमावर्ती इलाकों में पकड़ा गया है। बता दें कि नेपाल की जेलों से 15,000 कैदी फरार हो गए हैं। नेपाल से भारत आए 35 कैदी अब तक पकड़े गए हैं। अलग अलग बॉर्डर से 35 कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के मोतिहारी में नेपाल के 5 कैदी गिरफ्तार हुए हैं, तो पश्चिम बंगाल और बिहार से 13 कैदियों को पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश बॉर्डर से 22 नेपाली कैदी पकड़े गए हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी के बॉर्डर से कैदी पकड़े गए हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
और देखिए आईसिस मॉड्यूल से जुड़े हुए आतंकियों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। जो स्पेशल सेल है वो लगातार कई ठिकानों पर एक साथ जो है वो कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। और इससे पहले भी हमने एनआईए की भी कार्रवाई कई जगहों पर देखे, जहां पर बिहार में भी कई जगहों पर रेड हुई और रांची से 2 संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। तो बता दें कि दिल्ली पुलिस और झारखंड पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन में अशरफ दानिश को रांची से गिरफ्तार किया है। उसके पास से कुछ संदिग्ध सामान बरामद हुआ है। स्पेशल सेल ने आईसिस मॉड्यूल से जुड़े अब तक कुल 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से आफ्ताब और सुफियान की गिरफ्तारी हुई है। रांची से अशरफ दानिश गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली, मुंबई और झारखंड में पुलिस ने छापेमारी की है। जो सूचना है उसी आधार पर उनको डिटेन किया है, क्योंकि लग रहा है कि वो जो रेडिकलाइजेशन प्रोसेस में है अभी, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है। तो बाकी जो डिटेल्स हैं वो डिटेल पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा। झारखंड में कुल कितने जगहों पर ये सर्च ऑपरेशन चला है? ये 3 जिला में हुआ था। टोटल 4 लोग को डिटेन किए थे, उसमें 1 आदमी को अरेस्ट किया है। बाकी लोग का इन्वॉल्वमेंट वगैरह नहीं आया है। और इस बीच बड़ी खबर आरा से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा सामने आया है। और इस सड़क हादसे में बताया जा रहा है करीब 18 लोगों को के घायल होने की सूचना है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि एक बस में पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में 18 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। इनमें 15 लोगों को मामूली चोट आई है, जबकि 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना जगदीशपुर थाना पुलिस और डायल 112 को दी गई। सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया और सभी को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल आरा भेजा गया है। ग्रामीणों ने हादसे के बाद भाग रहे ट्रक को पकड़ा है। हालांकि ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए। बस में बैठा हुआ था, ट्रक मार के निकल गया। कितने सवार थे उस गाड़ी में? उसमें होंगे 35 से 40। सभी लोग घायल है लोग? हाँ, सब घायल है। कैसे मालूम चला कि घटना दुर्घटना घट गया है? पिछले धक्का, जोरदार धक्का लगा। सवारी एक दूसरे पे गिरने लगे, सीट टूटने लगा, सबको चोट लग गया। किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का माथा फट गया है। ये घटना हाट पोखर एक जगह है, वहाँ पे हुआ है, जिसमें से टोटल 15 लोग के समथिंग में 15-20 के एवब में मेरे हॉस्पिटल में आए हुए हैं, जिसका इलाज होकर सदर हॉस्पिटल आरा के लिए रेफ़र किया गया है। जिसमें से घायल तो 15-20 के समथिंग में है, जिसमें से गोपाल यादव की स्थिति ज़्यादा खराब है, जिसको कारण ट्रीटमेंट कर हाई सेंटर आरा रेफ़र किया गया है। और देखिए पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षा विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग में उप निदेशक है वीरेंद्र नारायण, इनका नाम बताया जा रहा है, जिनके कई लोकेशन पर छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने यह एक्शन किया है। कई ठिकाने पर एक साथ छापेमारी हो रही है। पटना, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के लोकेशन पर यह कार्रवाई चल रही है। बता दें कि 3 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का यह पूरा मामला है। तिरहुत प्रखंड प्रमंडल में वीरेंद्र नारायण कार्यरत हैं। पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण थे। तो ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी जिनके ऊपर शिकंजा कसा है। उपनिदेशक है वीरेंद्र नारायण, जहां पर टीम पहुंची हुई है। वीरेंद्र नारायण की आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको अलग अलग लोकेशन से दिखा रहे हैं, जहां पर ये ग्राउंड से तस्वीरें सामने आई है। इस कार्रवाई को लेकर के पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी की गई है। संजय हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता संजय। वीरेंद्र नारायण जिनके कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, पूरा मामला क्या है, अब तक मिला क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ग्रामीण कार्य विभाग में, और जो जानकारी मिली है, इनके ठिकानों पर आय से अधिक पहले से ही 3 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति मिली है। और इसी आधार पर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने अपने थाने में FIR दर्ज किया था, और उसके बाद आज ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और समस्तीपुर में और पटना में ये छापेमारी चल रही है। DSP लेवल के जो अफसर हैं वो छापेमारी का नेतृत्व कर रहे हैं, और देखना होगा आय से अधिक संपत्ति का ये मामला कहां तक पहुंचता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज 2 बड़े अफसरों के यहाँ, एक शिक्षा विभाग के यहाँ स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम छापेमारी कर रही है, और अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वीरेंद्र कुमार के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। देखना होगा आय से अधिक कितनी संपत्ति का ये मामला बनता है। फिलहाल छापेमारी चल रही है, और इनिशियल इन्फॉर्मेशन है
कि इनके यहाँ आय से अधिक जो संपत्ति के साक्ष्य हैं वो मिलने शुरू हो गए हैं। देखना होगा ये मामला कहाँ तक पहुँचता है। एक बड़ी कार्रवाई, और इस कार्रवाई से जो भ्रष्टाचार के बल पर धन कुबेर बने अफसर हैं उनमें खलबली मच गई है। राहुल जी, संजय पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी भी थे वीरेंद्र नारायण, क्या लग रहा है कि कहां कहां पोस्टेड होकर के ये अकूत संपत्तियां जो हैं वो बटोरते गए? देखिए, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वीरेंद्र नारायण, इनके कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें पटना, पूर्णिया और इनका जो नेटिव लैंड है पूर्णिया में और पटना में और मुजफ्फरपुर में जहाँ ये पोस्टेड है वहाँ छापेमारी चल रही है। और इनिशियल इन्फॉर्मेशन में 3 करोड़ 76 लाख रुपए से अधिक संपत्ति का ये मामला था। तो छापेमारी चल रही है। पटना का जो आवास है जहाँ इस वक्त न्यूज 18 की टीम मौजूद है, वहाँ पर नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। तो देखना होगा जब नोट गिनी जाएगी तो कितने अधिक जो संपत्ति है, जो कैश है वो मिलता है। फिलहाल जो शिक्षा जो अधिकारी हैं वो घर के अंदर मौजूद है, उनकी सरकारी गाड़ी भी लगी हुई है और फिलहाल इकोनॉमिक जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं और कार्रवाई चल रही है। दोनों कार्रवाई एक साथ चल रही है। देखना होगा जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है आय से अधिक संपत्ति का कितना का मामला बनता है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका संजय। तो देखिए 3 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए अब जो संजय जानकारी दे रहे थे कि अब नोट गिनने वाली मशीन भी मंगाई गई, यानी कि कैश की बरामदगी काफ़ी ज़्यादा हुई है, इसलिए मशीन मंगानी पड़ी है। थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि कितना ये पूरा रकम होता है और क्या कुछ और मिलता है। तो वीरेंद्र नारायण जिनके अलग अलग लोकेशन पर ये छापेमारी चल रही है, मुजफ्फरपुर में भी जो टीम है वो पहुंची हुई है। मुजफ्फरपुर से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। शिक्षा विभाग के तिरहुत प्रमंडल के डिप्टी डायरेक्टर वीरेंद्र नारायण के तमाम ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम रेड कर रही है और इस वक्त हम उनके कार्यालय के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर भी टीम जो है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट टीम जो है वह यहाँ पर आई है और जांच कर रही है। तमाम टीम के अधिकारी जो हैं वह कार्यालय के अंदर हैं। तो वीरेंद्र नारायण पर 3 करोड़ 75 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है। केस दर्ज किया गया, जिसके बाद अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, रेड चल रही है, जिसमें स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम जो है पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में रेड कर रही है। और इस वक्त हम उनके कार्यालय तिरहुत प्रमंडल स्थित जो तिरहुत प्रमंडल का जो कार्यालय है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी अधिकारी जो हैं अंदर रेड कर रहे हैं। इसके अलावा इनके आवास पर भी जो मुजफ्फरपुर में गौशाला रोड की तरफ है वहां पर भी टीम पहुंची हुई है। पूर्णिया में भी रेड चल रहा है, पटना में भी रेड चल रहा है। तो आय से अधिक संपत्ति का मामला है। 3 करोड़ 75 लाख रुपए जमा करने का आरोप लगा है। केस दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद विजिलेंस की टीम जो है वह कार्रवाई में जुटी हुई है, रेड कर रही है। सुबह से ही टीम यहां पर पहुंची हुई है और अंदर तमाम कागजातों को खंगाला जा रहा है। तो बड़ी कार्रवाई वीरेंद्र नारायण जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं शिक्षा विभाग के तिरहुत प्रमंडल के हैं और उनके खिलाफ यह विशेष कार्रवाई चल रही है। तमाम अधिकारी जो हैं वह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और रेड चल रही है और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है 3 अलग अलग जगहों पर रेड चल रही है। पटना, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में यह रेड जो है वह लगातार चल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओयू भी लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। ग्रामीण विकास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनके ठिकानों पर एक टीम पहुंची हुई है जहां पर आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है। बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। उन पर पद का दुरुपयोग कर आय से 3 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पटना और समस्तीपुर में 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ केस दर्ज किया है। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है जहां शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर अपनी मुहिम छोड़ दी है। ट्रांसफर से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है और कहा जा रहा है कि हमने कई बार पत्राचार किया, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पा रही है। कहा यह जा रहा है कि लगातार पत्राचार के बाद भी ट्रांसफर को लेकर के विभाग मौन है। टीआरई 3 के शिक्षकों को 3 जिला विकल्प नहीं मिला है। म्यूचुअल ट्रांसफर का भी विकल्प नहीं दिया जा रहा है। रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रजनीश, सब शिक्षकों की मुहिम सोशल मीडिया पर क्या मांगे अब? देखिए राहुल, लगातार जो है शिक्षक जो है मांग कर रहे हैं ट्रांसफर का, और जिसमें
TRE 3 वाले जो शिक्षक हैं लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि 3 जिला का ऑप्शन दिया जाए। 3 जिला का ऑप्शन नहीं दिया गया है और साथ ही जिन्हें म्यूचुअल का लाभ मिलना था, म्यूचुअल पोर्टल ही बंद कर दिया गया है। ऐसे में ना तो म्यूचुअल हो रहा है और ना ही 3 जिला का विकल्प दिया जा रहा है। इसके अलावा जो बचे हुए ट्रांसफर से बचे हुए शिक्षक हैं जिनका अंतर जिला ट्रांसफर होना था, सेम जिला होना था, इसको लेकर भी अब तक किसी प्रकार की पहल नहीं की जा रही है। आक्रोश बढ़ता जा रहा है और बता दें आपको कि ना तो पटना जिला का होल्ड हटाया गया है, तो शिक्षकों ने साफ कहा है कि जब आगे चुनाव है और चुनावी साल में 1,30,000 से अधिक शिक्षकों को ट्रांसफर का लाभ दिया गया है तो बाकी को क्यों नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पत्राचार चल रहा है, सीएम नीतीश कुमार से सभी को उम्मीदें हैं। नए STS से कई बार जो शिक्षक हैं मुलाकात करना चाह रहे हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो रही है। हालांकि मांग पत्र न्यूज़ 18 के माध्यम से सभी शिक्षकों ने भेजा है कि जो बचे हुए शिक्षक हैं, खासकर TRE 3 वाले जो एक तरह से बहाल हुए हैं हाल में और उनका ट्रांसफर अब तक नहीं हुआ है, उन्हें 3 जिला का विकल्प दिया जाए और म्यूचुअल पोर्टल पर जिन्होंने आवेदन किया है उनका पोर्टल फिलहाल एक तरह से उनकी चलिए बिल्कुल उनकी अपनी मांग अपनी रख रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में हैं और यहां पर वो बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। रोड शो की ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर है जहां देखिए कैसे ढोल नगाड़ों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है और आसपास सड़क के किनारे देखिए लोगों का हुजूम यहां पर जुटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए काशी में PM मोदी का भव्य स्वागत हुआ है और भगवा में पूरा माहौल ये दिखाई दे रहा है। सबका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन को लेकर के शहर उत्साह से भरा हुआ है, उमंग से सराबोर है। और ये तस्वीर सामने आई है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और मोदी समर्थकों की जो भीड़ है वो कैसे सड़कों पर उमड़ पड़ी है और उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, हाथों में तिरंगा जो है वो लहराया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की तस्वीर जहां रोड शो में शामिल हुए हैं और खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वाराणसी दौरा और इसके साथ साथ बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही साथ GST रिफॉर्म को लेकर के जो केंद्र सरकार ने कदम उठाया है उसको लेकर भी यहाँ के लोग उनका धन्यवाद जताते हुए दिखाई दिए और लोग GST का सिंबल लेकर PM के स्वागत में खड़े दिखाई दिए। तो ढोल नगाड़ों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्वागत, डमरू वादन भी किया गया और इस बीच देखिए जो राजस्थानी कलाकार हैं उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर है। तो जो लोक परंपरा है वो भी दिख रहा है। देखिए सभी हाथ उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने को बेताब नजर आ रहे हैं। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो आप देख रहे हैं और PM के स्वागत में देखिए लोगों का हुजूम किस तरीके से उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए बता दें कि 52वें दौरे पर आज काशी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इससे पहले बता दें कि भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बीच होटल ताज में द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत भी और इससे पहले जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तब योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत भी किया था। और चलिए बढ़ते आगे और बात अब राजधानी पटना की करते हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति जो है वो अब लगातार बढ़ती जा रही है। परेशानी भी लोगों की बढ़ी हुई है। हालांकि प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो लगातार प्रशासन अपना काम भी कर रहा है, सरकार लगातार मॉनिटर कर रही है, लेकिन तेजी से गंगा का जलस्तर कैसे बढ़ रहा है उसकी ये तस्वीर है। राजधानी पटना में NIT घाट पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, दूर दूर तक गंगा की धारा नजर आ रही है। ऐसे में निचले इलाके में रहने वाले लोगों को एक बार फिर से बाढ़ का खतरा सताने लगा है। हालात का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है और राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो चाहे NIT हो या फिर दीघा घाट, गंगा नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। NIT की तस्वीर आपको साफ तौर पर यहाँ नजर आ रही होगी। गंगा नदी विकराल रूप धारण करती हुई यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दूर दूर तक गंगा की जो धारा है वो नजर आ रही है और इस साल की अगर हम बात करें तो ये चौथी बार है जब गंगा का जो जल स्तर है वो एक बार फिर से बढ़ रहा है। पिछले दिनों गंगा का जल स्तर कम हुआ था जिससे निचले इलाके में रहने वाले लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन एक बार फिर से गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा है और NIT की जो तस्वीर है
जो मीटर है वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि गंगा की जो धारा है वो खतरे के निशान के पार बह रही है। एनआईटी पर लगभग 50 मीटर तक गंगा की जो ऊंचाई है वो पहुंच गई है और जो पथ बनाया गया है, जो पाथवे है एनआईटी घाट पर जहां लोग चलते हैं, वो पाथवे भी जलमग्न हो गया है। एक एक करके सारी सीढ़ियां तो जलमग्न हुई, पाथवे भी जलमग्न हो गया है और दूर दूर तक गंगा की धारा नजर आ रही है। ये जेपी गंगा पथ जिसके जो पिलर हैं वो भी यहाँ देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा डूब गए हैं और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है कि बारिश और होगी, इसके मद्देनज़र ये साफ संभावना जताई जा रही है कि गंगा का जलस्तर भी अभी और बढ़ सकता है। पटना की हम बात करें तो पटना के तमाम गंगा घाटों की तस्वीर ऐसी ही नजर आ रही है। इसके अलावा पुनपुन नदी भी खतरे के निशान से थोड़ी सी नीचे है, यानी खतरे के निशान के आसपास पहुंच गई है। और बिहार में जितनी भी नदियां हैं वो उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को एक बार फिर से बाढ़ का डर सता रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। अब देखिए भागलपुर में भी गंगा का जलस्तर अचानक से बढ़ा है और खास करके सुल्तानगंज घाट है या फिर बाकी जो घाट है वहां पर अब पानी चढ़ा हुआ है और लोगों में इस बीच दहशत भी है। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे पानी जो है वो काफी ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जायजा लिया है संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर में लगातार तीसरी बार गंगा के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि से तटवर्ती इलाके में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा में उफान आ गया है और रिवर फ्रंट की ओर जाने वाली जो सड़क है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। यह भागलपुर के बरारी सीढ़ी गंगा घाट की तस्वीर है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि बढ़ते गंगा के जलस्तर के साथ लोगों की जो परेशानी है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासकर जिस तरह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है तो ऐसे में निचले इलाके में अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा के किनारे रहने वाले लोग और निचले इलाके में रहने वालों को अब बाढ़ का डर सताने लगा है। बता दें कि हाल के दिनों में भागलपुर में बाढ़ से निचले इलाकों में स्थिति भयावह हुई थी, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई थी, लेकिन एक बार फिर जो है गंगा का जलस्तर भागलपुर में काफ़ी तेजी से बढ़ा है। तो ऐसे में जो तटवर्ती इलाका है वहां पर पानी घुसने की आशंका से लोग डरे सहमे और भयभीत नजर आ रहे हैं। वहीं बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन और जल संसाधन विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए मोतिहारी पुलिस ने 5 करोड़ रंगदारी मांगने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि अभी भी मुख्य आरोपी जो है वो पुलिस के शिकंजे से बाहर है, लेकिन इनसे पूछताछ की जा रही है और इनकी निशानदेही पर मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों शहर के कपड़ा कारोबारी रवि गुप्ता से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गोलू कुमार और आनंद कुमार को गिरफ्तार किया गया। दोनों की गिरफ्तारी भारत नेपाल सीमा के कड़वा चैनपुर बॉर्डर के पास से हुई है। पुलिस की जांच में पता चला है कि शातिर अपराधियों ने नेपाल की मोबाइल सिम से व्हाट्सएप पर फोन कर रंगदारी की मांग की थी। मिली है उसमें हम लोगों ने टेक्निकली सीसीटीवी का भी बहुत रखने वाला था, तो उसमें दिखा उस समय घटना जिस समय उनके यहाँ थैला फेंका गया था, उस समय सीसीटीवी में आया और एक लड़के की हम लोगों ने पहचान किया। वो एक स्पेसिफिक टाइप का ड्रेस पहने हुए थे, लाल रंग का टी शर्ट पहने हुए थे, इस पर कुछ लिखा हुआ था, इसे पहचान हो पाया और नेपाली नंबर का भी हम लोगों ने पहचान किया। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में